लेकिन आखिर किस शर्म, किस हया, किस गैरत ने मिस्टर केजरीवाल को रोके रखा है कि वो आज नहीं आ रहा है, जब आज उसको जरूरत है जिताने की, जब आज झांकने के लिए तैयार नहीं है माइनॉरिटी के बस्ती में, तो कल क्या यार घर जलेगा तो उसके सीने में कोई जलन पैदा होगी? है कोई माई का लाल? मैं बीजेपी की तमाम तर शरारतों में जो चुप रहे वो बीजेपी का मुखालिफ हो गया। ये उनके बोखलाहट की आवाज है कि यहाँ नहीं वहां नहीं गए। तुम कहां गए? न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है और अब आखिरी मरहले में है कि आखिर आने वाले वक्त में दिल्ली में सत्ता किसकी होगी और किस पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल मेरे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदस्य मौजूद हैं। अख्तरुल ईमान, सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है दिल्ली के हवाले से सर कि दो पार्टी, कई पार्टियां हैं उसमें, तो खास तौर पर आपकी पार्टी ने, एमआईएम ने 2 ही सीट पे क्यों उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि 70 सीटें मिली। भाई हम क्या जवाब दें आपको इसका? उन लोगों से पूछिए, जब हम लड़ते हैं कुछ ज्यादा सीटों में तो इल्जाम लगाते हैं कि दूसरों को हराने के लिए लड़ते हैं, और जब कम सीटों पे लड़ते हैं तो बेचैनी है लोगों को, कम सीटों पर क्यों लड़ते हैं? भाई हमने पिछले दिनों में भी इलेक्शन यहाँ लड़ा है, हम अपनी तंजीमी ताकत को बेहतर जानते हैं, और अगर हमारी ताकत 2 ही जगह सीट लड़ने की है तो मैं ज्यादा जगह नहीं लड़ रहा हूँ, तो इससे परेशानी किस बात की है ना? मैं 2 जगह लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी मेहनत एकसुई के साथ इन इलाकों में लगे। यहाँ हमारे कैडर्स ज़्यादा हैं, यहाँ हमारे मानने वाले ज़्यादा हैं, और कैंडिडेट हमारा यहाँ बहुत ही बेहतर है, इसलिए हम पूरी तवानाई के साथ इस वक्त दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं। सर दिल्ली ये जो इलाका है खासतौर पर ओखला का, ओखला और मुस्तफाबाद, आपके आने की वजह से ये खासतौर पर सुर्खी में ज़्यादा आ गया है, चर्चा में ज़्यादा आ गया है। आपको लगता है कि यहाँ की जनता, खासतौर पर ओखला की जनता आप पे भरोसा करेगी, और भरोसा करे तो क्यों करे? अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुझ पे भरोसा करे तो क्यों करे, ये बताइए। जिन पर भरोसा किया था तो क्यों किया था? जिन पर पिछले दिनों में भरोसा किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पर बिजली आसानी से मिल जाएगी, पानी का मसला हल हो जाएगा, बच्चों के तालीम के मसाइल हल होंगे, और कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर, दिल्ली सतह पर जो हमारे मसाइल होंगे ये पार्टियां हमारी वकालत करेंगी। आपने देखा ये आम आदमी पार्टी को टूट कर माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन क्या बीजेपी से कम निकली? बीजेपी के तमाम तर मुस्लिम दुश्मनी के अक़दाम में इन्होंने उनकी हमनवाई की, चाहे तलाक बिल का मसला हो, एनआरसी का मसला हो। आपने देखा कि ये किसके साथ ये पार्टी खड़ी थी। दूसरा मसला ये है कि जो कोरोना की बीमारी आई थी वो आलमगीर बीमारी थी, किसी ज़ात बिरादरी खास खित्ते की बीमारी नहीं थी, लेकिन दिल्ली में जब बीमारी का फैलाव हुआ तो आप देखेंगे कि मुसलमानों के एक आला तरीन जो दीनी अदारा है हमारा, तो तबलीगी जमात के लोगों ने निशाना बनाया। तो जो बीजेपी का अमल था ये इनका अमल रहा। दूसरी बात ये है कि आज अभी वक्त तरमीमी बिल 2024 ने मुसलमाना ने हिंद को परेशान कर रखा है, और औकाफ की जो इमलाक थी, जो जायदादें थी, यहाँ पर आम आदमी आने की वजह से, पार्टी के आने की वजह से औकाफ की इमलाक गायब हो गई है। तो आप ये बात बताइए कि भले ही माइनॉरिटी का मेंबर यहाँ पर रहा है, तो यहाँ तो औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको खड़ा किया गया था, लेकिन औकाफ की जायदादों को गसब कर गए ये लोग। तो क्या इनके खिलाफ उठना ज़रूरी नहीं है? क्या इनसे जो लोगों की तवक्कुआत थी, जो उम्मीदें थी, क्या बराबर हुई हैं? जब नहीं हुई हैं तो जिस खेत से मैसर न हो दाखान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। तो इस गंदम को जलाना चाहिए। और मैं इस वक्त तो यहाँ के लोगों को कहूँगा कि बेहतरीन मौका है। आप कल तक बड़ी बीजेपी के मुकाबले में छोटी बीजेपी को चुना था, और आज आपको बड़ी बीजेपी है और मझलकी बीजेपी भी है, और एक पार्टी आपके पास आई है जो इख्तिदार की हवस नहीं रखती बल्कि अदल व इंसाफ की बात करती है। वो बैरिस्टर तस्लीम अवैसी की एमआईएम आई हुई है, और हमारा जो कैंडिडेट भी है आप देख लें, जेल जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग खयानत की वजह से जेल गए हैं, और कुछ लोग आपके हमारे तरफ की वजह से यहाँ पे उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ सफ़ी साहब का जो आपके उम्मीदवार है उनका नाम क्यों ले रहे हैं, उनके घर क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनके घर क्यों नहीं गए? उमर खालिद के घर या शर्जील इमाम घर क्यों नहीं गए? सवाल ये उठाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तारीख के औराक उठाकर देख लीजिए।
चाहे बिल्किस का मामला हो, चाहे गुजरात में कटे हुए लोगों का मामला हो, चाहे हाफिज अखलाक का मामला हो, हाफिज जुनैद का मामला हो, जहाँ दाढ़ियाँ नोची गई, जहाँ टोपियाँ उछाली गई, जहाँ बेटियों की आबरू रिजी हुई। बिहार में अगर आपका नीतीश कुमार की बस्ती में आग लगी तो क्या MIM से ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई? हम तो सबके घर पड़ गए, मुमकिन है कुछ लोगों पर नहीं भी जा सके हों, लेकिन आज हम सफ़ाउर रहमान को इसलिए मुबारकबाद देते हैं कि NRC के काले कानून के खिलाफ जिस पामर्दी के साथ सफ़ाउर रहमान ने जंग लड़ी है, ऐसे गाजी लोगों का साथ देना तो हमारा अखलाकी फरीजा है। उस उम्मीदवार ने कहीं बोली है, मैं कह रहा हूँ इन खयानतदारों के जुमले की कदर मत कीजिए। ये उनके बोखलाहट की आवाज है कि यहाँ नहीं वहां नहीं गए। तुम कहाँ गए? आप जो जीत के आए थे यहाँ, लोगों के न पानी का मसला हुआ, न बिजली का मसला हुआ, न मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई कोरोना के दिनों में, जो शरारत हुई, या जब शाहीन बाग पर यहाँ पर लोग बैठे थे उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? जब यहाँ के लोगों का वोट आपने लिया और यहाँ के लोगों की वकालत आप नहीं कर सके तो क्या तवक्को की जा सकती है? MIM ने तो अभी आपका वोट भी नहीं लिया है। MIM तो वैसे तो उम्मीदवार के आई है, आपकी दुआओं की तरफदार होकर आई है, आपसे मदद चाहती है कि मुझे खड़ा कीजिए। आपने देखा है एक बड़ी बीजेपी की शरारत मोदी की देख रहे हैं, और ये छोटा रिजात ये छोटे मोदी से कुछ कम नहीं है। और मुसलमानों के ताल्लुक से इनकी जो जुल्म और ज्यादती रही है, जो नाइंसाफियां रही है, आज उनसे सवाल कीजिए ना, क्या उनका कैंडिडेट खड़ा है? क्या केजरीवाल को बहैसियत आप पार्टी के सबसे आला तरीन लीडर होने की हैसियत से नहीं आना चाहिए? आज जबकि उसको गर्ज है, आज किस शर्म की वजह से नहीं आ रहा है? आज आखिर ओखला के लोगों से आंख मिलाने की हिम्मत क्यों नहीं है? पार्टी का हर बड़ा लीडर आ रहा है कि मेरे उम्मीदवार की जीत यकीनी हो। आज बैरिस्टर असदुद्दीन हमारे पार्टी का लीडर है, आंखें मिला रहा है, लोगों से हाथ मिला रहा है, दिल मिला रहा है, दूसरे और भी लीडर आ रहे हैं। लेकिन आखिर किस शर्म, किस हया, किस गैरत ने मिस्टर केजरीवाल को रोके रखा है कि वो आज नहीं आ रहा है? जब आज उसको जरूरत है जिताने की, जब आज झांकने के लिए तैयार नहीं है माइनॉरिटी के बस्ती में, तो कल क्या यहाँ घर जलेगा तो उसके सीने में कोई जलन पैदा होगी? ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोगों की मुखालत करनी चाहिए आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में जहाँ आपने उम्मीदवार उतारा है, उनका कहना है कि MIM पार्टी बहुत अच्छा है, वैसे साहब बहुत अच्छी नेता है, लेकिन यार वोट बढ़ ना जाए। भाई ये खदशात रहते हैं। मुसलमान बेचारा चूंकि इस वक्त इतना तेगों के साये में पला है कि उसको डर और खौफ एक नफ्सियाती चीज है, लेकिन दुनिया में जो कौम डर कर जीती हो मर जाती है। जो कौम डर से निकल कर जीती है तो फिर उसको जीने का हौसला मिल जाता है। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि डर के मारे गर्दन झुकाकर अगर तुम जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा, और अगर तुमने डर को लात मारी और सर उठा के जिया और गर्दनें कट भी जाए तुम्हारी, तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। तय कर लो, गुलामों के तुम मोरी से आला बनना चाहते हो या फिर सरदारों के, तय करना पड़ेगा। हमारे लोग वैसे न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। इसलिए किसी के सामने में झुकना ये इंसानी फितरत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया है और गांधी ने जो अहिंसा की लड़ाई लड़के दिखाया है, तो मैं समझता हूं जो इस मुल्क की सालिमियत चाहता हो, इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद चाहता हो, इस मुल्क में आदल और इंसाफ चाहता हो, वो गर्दन झुका के नहीं जिएगा। और फिर टीपू का खून जिसके रगों में हो वो जरा सा गर्दन झुका के जीने वाला हो भी सकता है क्या? एक बड़ा आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप कहते हैं कि बी टीम आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? मैं ये कह रहा हूं, है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल। मैं बीजेपी की तमाम तर शरारतों में जो चुप रहे वो बीजेपी का मुखालिफ हो गया, और बीजेपी की तमाम तर शरारतों में हम आवाज उठाए तो बीजेपी के मैंने अजीब सा मामला है यार। आम पब्लिक नहीं समझ रही है। ये सोकॉल वो सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों के वोट का सौदा करती रही, और वो गोदी मीडिया जो वसूल पसंदी की सहाफत यानी इलो जर्नलिज्म के जो लोग अलमबरदार हैं, जो लोग बिकाऊ हैं, वो इस तरह के जुमले आवाम के मुंह में डालने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ये आवाम का जुमला कभी नहीं हो सकता है। आवाम खुली आंखों से देख रही है कि साहब MIM के लोग कितने खिदमतगार हैं। हर दर्द के बाद, हर दुख के बाद मरहम लेकर अगर कोई दौड़ता है और मोहसिन इंसानियत का पैगाम है, बुराई को रोको अपने हाथ से, न हो तो अपने जबान से टोको, न हो लकवा हो जाए तो तुम दिल से बुरा समझो। इस वक्त बुराई के खिलाफ लड़ना, इस वक्त MIM ने जो जुर्रतमंदाना सियासत का सबूत दिया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। और ये यकीनन है कि उन मजहूल लोगों की बात है
जो शुरू बात कहने की हिम्मत नहीं रखते। और मैं आपके लाख मुखालफत के बावजूद वक्फ बिल पास हो गया। नीतीश कुमार इसके पक्ष और विपक्ष में कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक बड़ा चेहरा कहते रहे कि उन्होंने विरोध किया और पक्ष उसकी खिलाफत की या उनकी हिमायत में काम किया। इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि ये तो अब समझना चाहिए लोगों को कि वो लोग जो मसलहत की चादर ओढ़कर इन नकली सेकुलर लोगों को ओढ़ देते हैं, ये बड़ा सवाल है अब बिहार के उन मुसलमानों का जो जदयू का दामन थामे हुए हैं, ये तमिलनाडु के उन मुसलमानों का जो नायडू के साथ खड़े हैं। अगर मिस्टर नायडू और मिस्टर नीतीश अगर चाहते तो इस बिल को यकीनन है कि रुकवाने का हक उनको जाता है, लेकिन अभी जेपीसी ने जो सिफारिश की है, यकीनन है कि इनकी मुखालफत अगर होती तो वो सिफारिश नहीं कर पाते। इस बिल के अगर ये कानूनी शकल इख्तियार करता है तो मोदी की हुकूमत, मोदी की जमात जितनी कसूरवार होगी उतनी ही कसूरवार नीतीश और मिस्टर नायडू भी होंगे। आज बजट पेश किया गया है, इसके बारे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं कहता हूँ नई नस्ल के रोजगार के ताल्लुक से अक़लियतों और दलितों और महरूम तबकात के खातिर इस बजट में कोई गुंजाइश नहीं है। देहात में बसने वाले दहकानों की ज़िंदगी कैसे संवरेगी, इसके लिए कोई वो नहीं है। सैलाब ज़दगान लोग जो बेघर हो गए हैं उनके बारे में इस बिल में कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है, चंद चीज़ों का ऐलान उसने किया है, लेकिन बहसे मजमूई पूरे मुल्क में जो नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो माहौल है, ऐसे सूरत हाल में रोज़गार के मौक़े नहीं के बराबर इसमें हैं और किसानों की हालत नहीं सुधार के लिए इसने कोई भी पेशकदमी नहीं की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ ऐलान हुए भी हैं वो छलावे के हैं, क्या इसको अमली जामा पहना पाएगी हुकूमत, इस पर भी शक की उंगली अभी से खड़ी है और ये बिल फिर माजी के वही ढाक के तीन बात की तरह है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।